आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज की यह पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग रीतकालीन यानी उत्तर मध्यकालीन साहित्य से संबंधित प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकारों से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का करने वाले हैं अध्ययन। तो साथियों, यह पाठचर्या प्रारंभ की जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं ऐसी पाठचर्या का लाभ उठाना तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे रीतकाल का पहला प्रश्न। रीतकाल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतकाल की जो समय सीमा है वह 1643 से 1843 ईस्वी है। विकल्प इसका 3 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग कंफ्यूजन में इसको मार देंगे, तो यह विक्रमी संवत नहीं है। यहाँ पर अगर यह विक्रमी संवत होता तो विकल्प 4 आपका सही हो जाता। तो ईस्वी में पूछा गया इसलिए विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है कि उत्तर मध्यकाल को रीतकाल की संज्ञा किसने दी। उत्तर मध्यकाल को रीतकाल कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं हम लोग। मिस्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है, यानी आपको बताना है कि मिस्र बंधुओं के अनुसार उत्तर मध्यकाल का नाम क्या है। और आपने, मुझे उम्मीद है कि विकल्प 1, 2 और 4 को छोड़ करके विकल्प 3 अलंकृत काल चुना होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर चुना है आपने। अगला प्रश्न है कि उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया। तो उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम देने वाले हैं पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 5। काल क्रमानुसार रीतकाल के प्रथम कवि में से कौन ठहरते हैं। तो काल क्रमानुसार अगर रीतकाल का प्रथम कवि में आपने चुना है केशव दास को, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प 4। अगला प्रश्न है कि रीत की अविरल परंपरा किस कवि से चली मानी जाती है। तो रीत की अविरल परंपरा आचार्य चिंतामणि से मानी जाती है। विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतकाल का आरंभ माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतकाल का आरंभ चिंतामणि से प्रारंभ होता है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 है कि श्रृंगार सागर के रचयिता कौन है। श्रृंगार सागर के रचनाकार आपको बताना है, और श्रृंगार सागर के रचनाकार अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प 1 मतिराम को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है। तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहने वाले आलोचक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीत का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी के रीत ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविक्रिया में प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह एक भिन्न आदर्श लेकर केशव के आदर्श को नहीं। यह पंक्तियां किस विद्वान की हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल चुना, चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। और उत्तर में अगर आपने इसको
विकल्प 1, विकल्प 3, विकल्प 4 को छोड़ करके भिखारी दास विकल्प 2 का चयन किया तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि काव्य निर्णय के रचयिता कौन है। काव्य निर्णय के रचनाकार अगर आपने चयनित कर लिया है भिखारी दास को तो विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हित तरंगिणी के रचनाकार कौन है। तो हित तरंगिणी कृति के रचनाकार आपने अगर कृपाराम को चुना है तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि छंद विचार किसकी रचना है। छंद विचार के रचनाकार आपने अगर चयनित कर लिया चिंतामणि को तो विकल्प 2 इसका बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 15 है कि छंद प्रकाश के रचनाकार कौन है। छंद प्रकाश के रचनाकार आपको बताना है और इसमें अगर आपने छंद प्रकाश का रचनाकार चुना है भिखारी दास को तो विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आँखी न मूंदबे के मिसयानी अचानक पीठी उरोज लगावे, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं और इसका जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है मतिराम विकल्प 1 तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव है। तो बिहारी के दोहों पर जो प्रभाव पड़ा है वह गाथा सप्तशती का है, विकल्प 1 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ललित ललाम कृति के रचनाकार कौन है और ललित ललाम का रचनाकार अगर आपने चयनित किया इसमें से मतिराम को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 19। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। छत्रसाल दशक के रचनाकार आपको बताना है और इसका जवाब हो जाएगा अगर छत्रसाल दशक के रचनाकार के रूप में आपने चयनित किया विकल्प भूषण को तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि कवि भूषण की उपाधि रीतकाल के किस कवि को मिली थी। तो कवि भूषण की उपाधि रीतकाल में मिली थी भूषण को, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आगे के प्रश्न के लिए इंस्ट्रक्शन है कि रचनाओं और रचयिताओं के साथ उचित विकल्प का चयन करना है। तो आपको बताना है कि कविकुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है। कविकुल कल्पतरु का रचनाकार आपने चयनित किया इसमें चिंतामणि को तो तीसरा विकल्प राइट आंसर है। अलंकार पंचाशिका के रचनाकार कौन है। अलंकार पंचाशिका का रचनाकार अगर आपने मतिराम को चुना तो विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आलमकेल के रचनाकार कौन है और आलमकेल का रचनाकार अगर आपने चयनित किया है आलम को तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सुजान विनोद के रचनाकार कौन है। तो सुजान विनोद के रचनाकार आपने चयनित किया इसमें देव को तो तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भाषा भूषण के रचनाकार कौन है। तो भाषा भूषण कृति का रचनाकार अगर आपने चयनित किया है जसवंत सिंह को तो पहला विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सुनीति प्रकाश के रचनाकार कौन है। सुनीति प्रकाश कृति का रचनाकार आपने गुरु गोविंद सिंह को चुना तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रसराज के रचनाकार कौन है। रसराज कृति का रचनाकार आपने चयनित कर लिया मतिराम को तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 28 है कि विनय शतक किसकी रचना है। विनय शतक के रचनाकार के रूप में आपने चयनित किया विकल्प 3 तोष कवि को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 29 कि रस रहस्य के रचनाकार कौन है। तो रस रहस्य के रचनाकार के रूप में अगर आपने
चयनित कर लिया है कुलपति मिश्र को, तो विकल्प एक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि विष्णु प्रिया के रचनाकार कौन है? क्षमा करें, विष्णु विलास के रचनाकार कौन है? तो विष्णु विलास रचना के रचनाकार हैं लाल कवि, विकल्प दो इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 31 है कि कवि कल्पद्रुम के रचनाकार कौन है? कवि कल्पद्रुम के रचनाकार श्रीपति को अगर आपने चुना है तो विकल्प तीन बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 32 है कि सुजान हित प्रबंध किसकी रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। सुजान हित प्रबंध के रचनाकार कौन है? और जवाब में अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प चार घनानंद को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अंग दर्पण के रचनाकार कौन है? और अंग दर्पण के लेखक अगर आपने रसलीन को चुना है तो सही उत्तर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 34 है कि इश्कलता किसकी रचना है? और इश्कलता के रचनाकार के रूप में आपने अगर चयनित किया है सूदन ठाकुर और बोधा को छोड़कर के घनानंद को, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 35 है कि काव्य निर्णय के रचनाकार कौन है? काव्य निर्णय के लेखक के रूप में आपने विकल्प एक तीन चार को छोड़कर के भिखारी दास, विकल्प दो का चयन किया, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सुजान चरित के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 36 का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है सूदन कवि को, तो दूसरा विकल्प सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 की विरह वारिस के रचनाकार कौन है? और विरह वारिस का रचनाकार अगर आपने चयनित किया है बोधा को, तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कवि कुल कंठाभरण के रचनाकार कौन है? कवि कुल कंठाभरण के रचनाकार के रूप में अगर आपने चयनित किया है दूल्ह कवि को, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जगत विनोद के रचनाकार कौन है? जगत विनोद कृति का रचनाकार आपको बताना है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया पद्माकर को, तो विकल्प एक इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि व्यंगार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन है? और व्यंगार्थ कौमुदी के रचनाकार के रूप में आपने चयनित किया है प्रताप शाही को, तो विकल्प दो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इश्कनामा किसकी रचना है? इश्कनामा के रचनाकार अगर आपने विकल्प बोधा तीन को चुना, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 42 है कि कवित रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो कवित रत्नाकर लिखी गई है सेनापति द्वारा, विकल्प दो इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सुधा निधि के रचनाकार कौन है? सुधा निधि कृति के रचनाकार आपको बताना है और उत्तर में अगर आपने चयनित कर लिया तोष कवि को, तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रस अर्णव के रचनाकार कौन है? और उत्तर में अगर आपने चयनित किया सुखदेव मिश्र को, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि काव्य रसायन के रचनाकार कौन है? काव्य रसायन कृति का रचनाकार आपको बताना है और प्रश्न संख्या 45 का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया देव को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। काव्य कल्पद्रुम के रचनाकार कौन है? काव्य कल्पद्रुम लिखने वाले हैं सेनापति महोदय, विकल्प तीन बिल्कुल राइट आंसर है।
प्रश्न संख्या 47 है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, और छत्रसाल दशक का रचनाकार आपने चयनित किया भूषण को, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है। प्रबोध पचासा कृति लिखी गई है पद्माकर द्वारा, विकल्प 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 49 है कि नैषध चरित के रचनाकार कौन है। नैषध चरित का रचनाकार आपने गुमान कवि को चुना, तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि द्रोण पर्व के रचनाकार कौन है। तो द्रोण पर्व कृति लिखी गई है कुलपति मिश्र द्वारा, विकल्प इसका 3 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि यमुना लहरी के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 51 का जवाब अगर आपने ग्वाल कवि को चुना है तो सही उत्तर के साथ हैं आप। गंगा लहरी के रचनाकार कौन है। बड़ी चर्चित रचना है और कई बार रिपीटेड रचना है। अगर इसका जवाब आपने पद्माकर को चुना तो विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रबोध चंद्रोदय नाटक के लेखक कौन है। तो प्रबोध चंद्रोदय नाटक के लेखक के रचनाकार आपने जसवंत सिंह को चुना है, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 54 है कि देव माया प्रपंच नाटक के लेखक कौन है। तो देव माया प्रपंच नाटक लिखा गया है देव द्वारा, विकल्प 2 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भाव विलास के रचनाकार कौन है। तो भाव विलास कृति का रचनाकार अगर आपने चयनित किया आचार्य देव को, तो विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लक्षण श्रृंगार के रचनाकार कौन है। लक्षण श्रृंगार ग्रंथ का रचनाकार आपने चयनित किया मतीराम को, तो विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हिम्मत बहादुर बिरुदावली के रचनाकार कौन है। हिम्मत बहादुर बिरुदावली लिखने वाले रचनाकार पद्माकर हैं, विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 58 की कृपा कांड के रचनाकार कौन है। कृपा कांड कृति का रचनाकार अगर आपने घनानंद को चुना है तो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। और चंडी चरित किसकी रचना है। तो चंडी चरित कृति का रचनाकार आपने गुरु गोविंद सिंह को चुना, तो विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रस केली बल्ली के रचनाकार कौन है, और उत्तर में अगर आपने चयनित कर लिया है घनानंद, विकल्प 1, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है। तो विज्ञान गीता कृति के रचनाकार के रूप में आपने चयनित किया केशव दास को, तो विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 62 है कि कुवलयानंद संस्कृत ग्रंथ के लेखक कौन है। कुवलयानंद संस्कृत ग्रंथ जो है यह लिखा गया है अप्पय दीक्षित द्वारा, विकल्प 3 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का प्रथम काव्यशास्त्री ग्रंथ कौन सा माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम काव्यशास्त्री ग्रंथ माना जाता है कवि प्रिया को, विकल्प 4 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है। तो प्रश्न संख्या 64 का उत्तर अगर आपने बिहारी को चुना है तो विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन रीति मुक्त कवि हैं। तो रीति मुक्त कवि के रूप में आपने चयनित कर लिया है आलम को, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं। घनानंद को अगर आपने चयनित किया है रीति मुक्त काव्यधारा, विकल्प 3, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 67 है कि करुणाभरण श्रुतिभरण का संबंध निम्न में से किससे है। करुणाभरण और श्रुतिभरण का संबंध अगर आपने अलंकार से बताया तो विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। वीर सिंह देवचरित किस कवि की रचना है। वीर सिंह देवचरित के रचनाकार केशव दास आपने बताया, चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कवि को अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है। तो अलंकारवादी आचार्य के रूप में जाने जाते हैं
केशवदास, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रसिद्ध पंक्तियों के रचयिता कौन है, और इसमें से उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया केशवदास, विकल्प 1, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि वेद में बखानी तीन लोकन को ठुकरानी, यह पंक्ति किस रचनाकार की है, तो जवाब हो जाएगा इसका सेनापति, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रीझिए सुकवि तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, यह पंक्ति किस रचनाकार की है, तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प 3 भिखारी दास। अगला प्रश्न है कि लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहितो मेरे कवित बनावत, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प 2 घनानंद। अगला प्रश्न है कि लोगन कवित कीबो खेल करी जान्यो हैं, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, तो उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 ठाकुर। अगला प्रश्न है कि फागु की भीर अभीरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी, यह पंक्ति किस रचनाकार की हैं, तो जवाब हो जाएगा इसका विकल्प 3 पद्मा का। अगला प्रश्न है क्यों इन आखिन सो निहंसक हुए, मोहन को तन पापिन पीजे, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, तो जवाब हो जाएगा यह पंक्तियां मतीराम की हैं, विकल्प 2 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, असौ करे भवन हंसे दैन कहे नटी जाए, यह पंक्ति आपको बताना है किस रचनाकार की है, और उत्तर में अगर आपने बिहारी को चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ में। अगला प्रश्न है कि डार द्रुम पालना बिहौना नव पल्लव के, सुमन झंगुला सोहे तन छवि भारी दे, यह पंक्ति किस रचनाकार की है, और जवाब में आपने चुना है अगर देव को, तो राइट आंसर के साथ में आप। अगला प्रश्न है कि तेरे नैन मेरे मन के खिलौना, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, और जवाब में आपने सेनापति को चुना, तो चौथा विकल्प राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 80 है कि कुंदन को रंग फीको लगे झलके अत्यंगनी चारु गोराई, यह पंक्ति किस रचनाकार की हैं, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया मतीराम, विकल्प 1, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, अजियत मरत झुकी झुकी परत जय चितवत एक बार, तो यह पंक्ति किस रचनाकार की है, और इसका जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प 2 रसलीन को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि रावरे रूप की रीत अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारी, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, और इसका जवाब अगर आपने मतीराम चुना, विकल्प 1, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अदम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, यह पंक्ति किस रचनाकार की है, और इसका जवाब अगर आपने चयनित कर लिया देव को, तो विकल्प 4 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ने ही महाब्रजभाषा प्रवीण और सुंदरताहु के भेद को जाने, योग वियोग की रीत में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, और प्रश्न संख्या 84 का अगर आपने जवाब चुना ब्रजनाथ, विकल्प 1 को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भले बुरे सब एक सम जौलो बोलत नाहि, भले बुरे सब एक सम जौलो बोलत नाहि, जानी परत है काक पिक ऋतु वसंत के माय, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, और इसका जवाब अगर आपने चयनित किया वृंद कवि, विकल्प 2, तो बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 86 है कि गुरु कयो राम भजन नीको मोहि लागत राज डगरों सो, यह पंक्ति किस रचनाकार की हैं, तो जवाब हो जाएगा ब्रिजनाथ, विकल्प 3। अगला प्रश्न है कि रीत काल के किस कवि ने भक्ति श्रृंगार और वीर
तीनों में बराबर अधिकार से लिखा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पद्माकर ने, विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। ऋतु वर्णन के लिए रीतकाल के प्रसिद्ध कवि इसमें से कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो रीतकाल में ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध कवि इसमें अगर आपने चयनित कर लिया है सेनापति को, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। रीतकालीन राम काव्य के कवि इसमें से कौन माने जाते हैं, तो रीतकाल में राम काव्य के कवि सेनापति जब माने जाते हैं, विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किस आलोचक ने कहा है, तो बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी कहने वाले आलोचक पद्म सिंह शर्मा जी हैं, विकल्प 3 इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 91 है कि कनक छुरी सी कामिनी काहे को कट छीन, यह पंक्ति किस रचनाकार की है, और जवाब में अगर आपने आलम को चुना तो विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग जहां ने कुसयानप बांक नहीं, यह पंक्ति किस रचनाकार की है, और जवाब में अगर आपने विकल्प 4 को चुना घनानंद, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है, तो जहांगीर जस चंद्रिका कृति के रचनाकार आपने चुना है अगर विकल्प केशवदास 3 को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि काव्य की रीत सिखो सुकविंसो, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, और उत्तर में अगर आपने चयनित किया भिखारी दास विकल्प 2 को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत में काव्य शास्त्र के 5 प्रसिद्ध संप्रदायों में से निम्न में से कौन सा नहीं है, और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प 1 छंद, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देहवादी संप्रदाय नहीं है, तो प्रश्न संख्या 96 का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प 4 रस को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्न में से आत्मवादी संप्रदाय के अंतर्गत कौन आते हैं, तो इसका जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है ध्वनि विकल्प 2, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चंद्रालोक के रचनाकार कौन है, तो चंद्रालोक कृति के रचनाकार आपने चयनित किया जयदेव को, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आर्य सप्तशती किसकी रचना है, आर्य सप्तशती कृति के रचनाकार गोवर्धनाचार्य हैं, विकल्प 1 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रीतकाल के अधिकांश कवियों की भाषा कौन सी थी, तो रीतकाल के अधिकांश कवियों की भाषा अगर आपने चयनित कर लिया है ब्रज भाषा, विकल्प 2 बिल्कुल राइट आंसर है। नागरिकी किस शाखा से संबंधित है, कैथी नागरिकी किस शाखा से संबंधित है, जवाब इसका बताना है आपको, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन क पूर्वी। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। भाषा का निर्माण निम्न में से किससे होता है, भाषा का निर्माण किससे होता है, इसका आपको जवाब बताना है। तो भाषा का जो निर्माण होता है वह व्यक्त ध्वनियों से होता है, विकल्प क इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि आर्यों की ठेठ बोली को क्या कहते हैं, आर्यों की ठेठ बोली को क्या कहा जाता है, तो आर्यों की जो ठेठ बोली थी वह प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के रूप में जानी जाती है, विकल्प ख इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न संख्या देखते हैं 104। प्रश्न संख्या 104 है कि दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है। सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदवी, विकल्प 4 इसका सही जवाब। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। पाली को पाटलिक से उत्पन्न मानने वाले विद्वान का नाम क्या है, पाली को
पाटल से मानने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा इसका मैक्स मूलर। क विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। मैक्स मूलर ने जो है पाली भाषा को पाटल से उत्पन्न स्वीकार किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 106। प्रश्न संख्या 106 है कि विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं? तो राजकुमार जी स्वागत है आपका। सेशन को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए। और देखते हैं अगला प्रश्न। विकास कुमार जी स्वागत है आपका। विभाषा किसे कहते हैं? जल्दी से इसका आंसर ट्रिक करिए। राइट आंसर क्या होगा? विभाषा जो होती है वह बोली का ही रूप होती है। विकल्प घ इसका राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश का व्याकरण है। अपभ्रंश का व्याकरण बताना है आपको। तो अपभ्रंश भाषा का जो व्याकरण है वह हेम शब्दानुशासन है। विकल्प घ इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। वियोगात्मक भाषा क्या है? वियोगात्मक भाषा क्या है इसका आपको जवाब देना है। तो वियोगात्मक भाषा आपकी हिंदी है। विकल्प ग इसका राइट आंसर है। स्वागत है श्वेता जी, सभी लोगों का स्वागत है। और सेशन को सभी लोग प्लीज। तो राजकुमार जी स्वागत है, आपका भी स्वागत है। सुप्रभात आप सभी को। लहदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? लहदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है इसका आपको जवाब बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर ट्रिक कर दीजिए। इसका जवाब क्या होगा? लहंदा भाषा जो है इसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो यह पैशाची अपभ्रंश से हुआ है। विकल्प तो क इसका राइट आंसर है। और बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 110 की तरफ कि अपभ्रंश का पहला कवि इसमें से कौन है? अपभ्रंश का पहला कवि कौन है? तो जल्दी से जवाब दीजिए। अपभ्रंश के पहले कवि इसमें माने जाते हैं स्वयंभू। विकल्प ग इसका सही जवाब है। प्रियांशु जी स्वागत है आपका। और विकास कुमार जी स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए। अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया है इसका आपको उत्तर देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेमचंद्र। विकल्प इसका ग राइट आंसर हो जाएगा हेमचंद्र। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सिद्धों की भाषा कौन सी थी? तो सिद्धों की भाषा अपभ्रंश भाषा थी, जिनकी भाषा को संध्या भाषा भी कहा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 113 है कि हिंदी में मिलावट नहीं खपती और उसका व्याकरण नियमबद्ध है, यह वाक्य किसने कहा है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी में मिलावट नहीं खपती और उसका व्याकरण नियमबद्ध है, यह वाक्य किसने कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो। विकल्प ख इसका बिल्कुल सही जवाब। और देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 114। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय
किसको दिया गया है, इसका आपको सही विकल्प चयन करना है। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति लल्लू लाल से मानी है। विकल्प क इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 115 की तरफ और 115वां प्रश्न आपके लिए है, हिंदी के मानक रूप में योगदान दिया। तो हिंदी के मानक रूप में योगदान देने वाले हैं किशोरीदास वाजपेयी जी ने। किशोरीदास वाजपेयी जी ने, इन्हें हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। सुनील कुमार जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखते हैं प्रश्न संख्या 116। प्रश्न संख्या 116 है कि देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या मानी गई है। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या क्या मानी गई है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 है। विकल्प क इसका सही उत्तर है। आइए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी के सर्वप्रथम लेखक कौन थे? दक्षिणी हिंदी के सर्वप्रथम लेखक कौन थे, इसका आपको सही उत्तर बताना है। तो दक्षिणी हिंदी के, संध्या सिंह जी स्वागत है आपका। एक बार सभी लोग सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए। दक्षिणी हिंदी के सर्वप्रथम लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा इसका ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज। विकल्प ख इसका सही जवाब हो जाएगा। और सर आप हमसे नाराज तो नहीं है सुनील को? नहीं भाई, बीती ताई विसार दे आगे की सुधिले। आप लोग जो है छोटी छोटी बातों पर इतना जो है परेशान हो जाते हैं, और अध्यापक जो है आप लोगों के लिए कभी भी आपका अहित नहीं चाहेगा बस। और हम आपसे नाराज नहीं हैं, सारे विद्यार्थियों से हमें प्रेम है, सभी अपने हैं। अगला प्रश्न है कि प्राकृत भाषा के व्याकरण ग्रंथ प्राकृत प्रकाश के लेखक कौन है? प्राकृत भाषा के व्याकरण ग्रंथ प्राकृत प्रकाश के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर रुचि घ। विकल्प इसका राइट आंसर है। और आइए देखते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 119। देवनागरी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। देवनागरी लिपि कैसी लिपि है, उत्तर आपको ट्रिक करना है। तो देवनागरी लिपि आपकी एक वैज्ञानिक लिपि के रूप में जानी जाती है। विकल्प इसका ख इसका राइट आंसर है। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। और देखते हैं प्रश्न संख्या 100। निम्न में असत्य युग्म का चयन कीजिए। इसमें असत्य युग्म का आपको चयन करना है। तो विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव खड़ी बोली से संबंधित नहीं है, जबकि मैथिल कोकिल कहे जाते हैं विद्यापति, तुलसी अवधी के कवि हैं और बिहारी ब्रज भाषा के कवि हैं, लेकिन केशवदास खड़ी बोली के कवि नहीं हैं। और केशवदास वैसे भी संस्कृत प्रधान हिंदी के रचनाकार हैं। इन्होंने कहा भी था कि भाषा में कविता करी जड़मति केशवदास, है ना इनका एक, कि भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, भाषा में कविता करी जड़मत केशवदास। तो आइए प्रश्न संख्या 121 देखते हैं कि देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी है? तो देवनागरी लिपि में
आपकी जो हिंदी है इसमें वर्णों की संख्या आपको बताना है, तो जवाब हो जाएगा 52। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 122 की तरफ। और प्रश्न संख्या 122 है कि देवनागरी लिपि में वर्ण ध्वनि नहीं है। देवनागरी लिपि में वर्ण ध्वनि कौन सी नहीं है, इसका राइट आंसर है कि नमस्कार सुनील। और इसका जवाब हो जाएगा कि देवनागरी लिपि की जो ध्वनि है वह ग्रीवा ध्वनि इसमें नहीं है, जबकि दंतोष्ठ, दंत और कंठोष्ठ ध्वनियां आपकी देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती हैं। एक बार फटाफट सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भाई हमारा भी दिल रखने के लिए आप लोग लाइक कर दिया करिए। अगर पाठचर्या आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, और ना लगे तो मेरा मन रखने के लिए लाइक करिए, लेकिन सभी लोग लाइक कर दिया करिए। जितने लोग भी सेशन को देख रहे हैं फटाफट लाइक करिए। और आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको एक पुनर्बलन मिल जाता है, एक ऐसी अंदर से जो ऊर्जा है उसका संचार हो जाता है और मन प्रसन्नचित हो जाता है। और जानते हैं आप कि प्रसन्न मन से जब कोई काम होता है तो वह आनंददायक होता है। और आपके लिए अगर प्रतिदिन पाठचर्या आ रही है तो थोड़ा सा हमारा भी मनोबल आप लोग ऊंचा रखिए। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष आपके बीजी खेर हैं, पाल गंगाधर खेर। विकल्प ख इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का लाइक करने के लिए। हिंदुस्तानी प्रचार सभा की अध्यक्षता थी, हिंदुस्तानी प्रचार सभा की अध्यक्षता थी, लेकिन अभी सभी लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है। हिंदुस्तानी प्रचार सभा की अध्यक्षता किसने की थी, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पैरीन नहन ने। विकल्प ग इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां हैं? भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों की संख्या कितनी है, इसका आपको जवाब बताना है। तो 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। विकल्प इसका हो राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इसमें से असंगत कथन का चयन करना। असंगत कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें मालवी का केंद्र इंदौर और उज्जैन है, यह विकल्प आपका सही है। और भोजपुरी का क्षेत्र आजमगढ़ क्षेत्र आता है। खड़ी बोली का केंद्र मेरठ और बिजनौर है, यह भी सही है। लेकिन ब्रज भाषा मथुरा कन्नौज क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है, आगरा मथुरा। तो इसका ख विकल्प जो है, दिल्ली जो है खड़ी बोली का केंद्र है। ख विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असत्य कथन का आपको चयन करना है। तो इसमें बुंदेली झांसी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर दुर्ग की बोली है, यह भी कथन इसका सही है। विद्यापति भोजपुरी के कवि थे, यह विकल्प इसमें सही नहीं है, संगत नहीं है, क्योंकि यह मैथिल कोकिल इन्हें कहा जाता है। मैथिली इनकी भाषा थी। और हरियाणवी का नाम एक बांगरू भी है, यह विकल्प इसका सही जवाब है। तो घ विकल्प, ख विकल्प और क विकल्प सही है, जबकि ग विकल्प इसमें सही नहीं है। तो राइट आंसर इसका ग हो जाए। अगला प्रश्न है कि भारोपीय भाषा परिवार को
का दूसरा नाम इंडो जर्मनिक किसने दिया? भारोपी भाषा परिवार को इंडो जर्मनिक नाम देने वाले भाषा वैज्ञानिक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो यह जवाब, इसका सही जवाब होगा मैक्स मूलर ने। विकल्प क इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 129। भारोपी भाषा परिवार के दो वर्ग केंतुम और शतम के जन्मदाता कौन है? भारोपी परिवार को दो वर्गों में वर्गीकृत करने वाले केंतुम और शतम भाषा परिवार किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क अस्कोली। क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जितने लोग भी हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। असंगत बताइए। इसमें से असंगत आपको विकल्प चयन करना है। तो ब्रज भाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली, अवधी और बघेली, ये सब एक उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं, जबकि मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, यह विकल्प इसका गलत है। ऑप्शन तो इसका राइट आंसर हो। अगला प्रश्न, हिंदी का एक रूप क्या इसमें से नहीं है? इसका आपको जवाब देना है। हिंदी का एक रूप क्या नहीं है, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क कोंकणी। विकल्प क इसका राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, संतम और केंतुम किस संख्या के वाचक हैं? तो आप जानते हैं यह 100 के वाचक हैं। विकल्प इसका ग सही विकल्प है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, नेपाली की लिपि है, नेपाली की लिपि जो है वह देवनागरी लिपि है। विकल्प घ इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 134। प्राकृत भाषा का अर्थ क्या है? इसका आपको जवाब बताना है। प्राकृत भाषा का अर्थ क्या है? इसका आपको जवाब बताना है। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत के बाद की जो भाषा थी वह प्राकृत कहलाई। घ विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारतीय आर्य भाषा और हिंदी पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय आर्य भाषा और हिंदी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आपको उत्तर बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यह पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जी द्वारा। विकल्प घ इसका राइट आंसर है। और हिंदी भाषा का पहला व्याकरण लिखने वाले हैं जोशुआ केटलर महोदय। और हिंदी शब्दानुशासन लिखा है किशोरी दास वाजपेयी जी ने। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 136। प्रश्न संख्या 136 है, बहराइच सुल्तानपुर किस बोली के अंतर्गत आते हैं? बहराइच और सुल्तानपुर किस बोली के अंतर्गत आते हैं? इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवधी। विकल्प इसका सही जवाब है। बहराइच और सुल्तानपुर क्षेत्रों में अवधी भाषा का बोलबाला है। विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? इसका आपको जवाब बताना है। डिंगल भाषा जो है यह कैसी भाषा है?
तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा? देखिए, डिंगल और पिंगल दो भाषाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो अपभ्रंश के साथ राजस्थानी के योग से डिंगल भाषा का होता है डिंग डांग करना, यानी बढ़ा चढ़ा के वीरता का यह सूचक है, वीर रस से संबंधित इसमें रचनाएं की गई हैं। अपभ्रंश के साथ राजस्थानी का जब योग होता है तो वह डिंगल होती है, जबकि ब्रज भाषा का अगर योग हो जाता है तो वह पिंगल भाषा आपकी हो, पिंगल भाषा। तो डिंगल और पिंगल, विकल्प ग इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है असत्य कथन का आपको चयन करना है। इसमें से असत्य कथन कौन सा है, इसका आपको चयन करना है। तो जल्दी से असत्य कथन का चयन इसमें कर दीजिए। तो भाषा विचार विनिमय का प्रमुख साधन है, यह विकल्प सही है। भाषा व्याकरण से बद्ध होती है, यह भी सही है। भाषा समाज निरपेक्ष होती है, यह कथन इसका सही नहीं है। और जबकि भाषा एक सामाजिक क्रिया है, यह कथन सही है। तो इसका ग विकल्प जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाषा समाज से अलग नहीं हो सकती। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? देवनागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? तो नागरी लिपि आपकी दक्षिण में नंदी नागरी के नाम से प्रसिद्ध है, विकल्प ग इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है ब्राह्मी लिपि का भारत में प्रचलन कब था? ब्राह्मी लिपि का भारत में प्रचलन कब था, इसका आपको जवाब बताना है। तो जल्दी से आंसर ट्रिक करिए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा इसका? ब्राह्मी लिपि का जो है भारत में प्रचलन था ईसा की पूर्व 5वीं शताब्दी से लेकर के 350 वर्ष बाद तक, यानी 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक का जो समय काल था वह ब्राह्मी लिपि का था, विकल्प ग इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि प्रारंभ में देवनागरी लिपि की एक प्रमुख विशेषता कौन सी थी? प्रारंभ में देवनागरी लिपि की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? जल्दी से उत्तर बता दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसके वर्णों पर सिरोरेखा जो है वह शुरुआती दौर में नहीं लिखती थी। वह विकल्प इसका सही उत्तर हो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पाली को कहा जाता है, पाली को क्या कहा जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। तो पाली आपकी जो है संस्कृत के बाद पाली का नंबर आता है, जिसे आप प्रथम प्राकृत के रूप में भी जानते हैं, घ विकल्प इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या देखते हैं 143। गलत जोड़े का चयन करना है आपको। इसमें से कौन सा युग्म गलत है यह आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर ट्रैक करिए आप लोग। प्रश्न संख्या 143 का पाहुण दोहा राम सिंह की रचना है, शब्दानुशासन हेमचंद्र की रचना है, कीर्तिलता विद्यापति की रचना है, जबकि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? वर्ण रत्नाकर किसकी कृति है?
अक्षित प्रेम 10-15 तक जाएगी। भाई क्या कमेंट कर रहे हैं सब? आइए देखते हैं हम लोग आगे। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 144। अपभ्रंश भाषा की एक प्रमुख विशेषता कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है अक्षित जी। अगला प्रश्न, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। अक्षित भाषा की एक प्रमुख क्षमा करें, कोई बात नहीं है भाई अक्षित जी, कोई बात नहीं है। हम लोग पढ़ रहे थे, अपभ्रंश भाषा की एक प्रमुख विशेषता कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका जल्दी से ट्रिक करिए। तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा वर्णों के द्वितत्व प्रकृति, जो द्वितत्व की प्रकृति है, यह अपभ्रंश की प्रमुख विशेषता रही है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रभाषा हिंदी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रभाषा हिंदी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसका आपको जवाब बताना है। इसका सही विकल्प हो जाएगा, यह देश की भावात्मक एकता बनाए रखने में अक्षम होती है। यह कथन गलत होता है। यह देश की भावात्मक एकता बनाए रखने में अक्षम होती है, यह कथन इसका गलत होता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा हिंदी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो यह देश की भावात्मक एकता बनाए रखने में अक्षम है। यह अक्षम नहीं होती है बल्कि सक्षम होती है। और यह नए शब्दों के निर्माण की क्षमता वाली होती है। इसकी लिपि देवनागरी है और इसकी शब्द संपदा बड़ी है। यह राष्ट्रभाषा के संदर्भ में सारे कथन सही हैं। अगर यहाँ अक्षम की जगह सक्षम होता तो यह भी कथन सही हो जाता। और आइए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इसमें से क्या होगा, जल्दी से आंसर ट्रिक करिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के बारे में लिखा गया है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के बारे में क्या लिखा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा, हिंदी जो है भारतीय संविधान की संवैधानिक दृष्टि से भारत की राजभाषा है। विकल्प ख इसका सही जवाब। विकल्प ख इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए वह अहिंदी भाषी प्रस्तावक कौन थे, जिसका नाम आपको बताना है।
तो सही जवाब क्या होगा इसका? वे थे गोपाल स्वामी आयंगर। विकल्प क इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 148 देख लेते हैं हम लोग। भाषा विज्ञान में भाषा के किन अंगों का अध्ययन किया जाता है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा के विविध विविध अंग जो हैं, विकल्प ग इसका सही जवाब होगा। ग विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। भाषा के सभी अंगों पर विचार किया जाता है भाषा विज्ञान के अंतर्गत। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाब इसका बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय जी। विकल्प ख इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सर जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया? सर जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहा है। ख विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रभाषा के प्रचार समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था? राष्ट्रभाषा के प्रचार समिति के अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। विकल्प ग इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की? हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? इसका आपको जवाब देना है। तो सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा? सी गोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। विकल्प ग इसका राइट आंसर। और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या? अवधी का संबंध पाली से मानने वाले प्रथम विद्वान कौन है? अवधी भाषा का संबंध पाली से मानने वाले विद्वान कौन है? तो जवाब इसका हो जाएगा बाबू राम सक्सेना जी। विकल्प ख इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अवधी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अवधी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन है? जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो। क विकल्प इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि पहली 5वीं से 500 ईस्वी तक की भाषा को क्या कहा जाता है? तो पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक, यानी 1 से लेकर 500 ईस्वी तक आपका जो समय काल है, इसकी भाषा क्या कही जाती है? जवाब हो जाएगा, यह प्राकृत भाषा का समय काल रहा है। ख विकल्प इसका राइट आंसर। साथियों, पाठचर्या कैसी लगी इसका आप लोग जो है कमेंट्स करके जवाब जरूर दीजिएगा। और आप सभी का पाठचर्या में बहुत बहुत धन्यवाद पाठचर्या से जुड़ने के लिए। और आज की पाठचर्या में स्वराज कुमार जी और अक्षित, सुनील कुमार, श्वेता जी आदि आप सभी का बहुत बहुत, प्रियांशु जी और विकास कुमार, जो लोग भी पाठचर्या से जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की पाठचर्या में हम लोग लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में
एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।